हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। और जो भी लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक्स पढ़ लिए थे इस चैप्टर के, उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मैटर किसे कहा जाता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो भी जगह घेरती है, जो भी वस्तु, जो भी चीज जगह घेरती है और जिसका मास होता है, उसे कहा जाता है मैटर। क्लियर है? तो हम हमारे सराउंडिंग में जो मैटर पाए जाते हैं, हमारे आसपास जो मैटर पाए जाते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हमारे सराउंडिंग में जो मैटर पाए जाते हैं वो अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ सॉलिड स्टेट में होते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में होते हैं। कुछ गैसियस स्टेट में होते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था में होते हैं। और कुछ होते हैं लिक्विड स्टेट में, यानी कि द्रव अवस्था में। ठीक है, तो उन्हीं अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। फिर दूसरी चीज हम ये भी देख रहे थे कि जो भी हमारे मैटर है, चाहे वो अलग अलग स्टेट में हो, अगर हम उनकी बात करें, जो मैटर है ये बन किससे रहे, ये बनते हैं स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं। अब ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, यही मैटर को बना रहा है, चाहे वो सॉलिड स्टेट का हो, लिक्विड स्टेट का हो या गैसियस स्टेट का हो। तो सबसे पहले हमें इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ना होगा, तो जो कि हम पढ़ चुके थे। पार्टिकल्स की सारी प्रॉपर्टीज हमने अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझ ली थी। फिर हम पढ़ रहे थे कि पार्टिकल्स मिलकर के कैसे कैसे अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को बनाते हैं, यानी कि अलग अलग अवस्थाओं को कैसे बनाते हैं। जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। ठीक है, तो एक बार उनको रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देख लीजिए आप, तो ये सभी हम पढ़ रहे थे। पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अच्छा, सभी के अंदर स्पेस नहीं होता है ना, ये मैटर टू मैटर वेरी करता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हमेशा मूव करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट करते हैं। अब सारे ही मैटर के पार्टिकल्स भी मूवमेंट नहीं करते, ये भी मैटर टू मैटर वेरी करता है। कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस वजह से वो अपना जो एक हम कहें वॉल्यूम है, अपना एक साइज है, ठीक है, उसको शेप है, साइज है, उसको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनकी टेंडेंसी होती है डिफ्यूज होने की। अच्छा, ये भी मैटर टू मैटर वेरी करता है। फिर मैटर के स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट, इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमने पढ़ लिए थे। तो एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स को हम रिवाइज करेंगे। सॉलिड जो है, इनका डेफिनेट शेप होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, ये अपना शेप चेंज नहीं करते जब तक टेम्परेचर में या प्रेशर इन पर ना अप्लाई किया जाए, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ना अप्लाई किया जाए, तब तक ये अपने शेप में कोई चेंज नहीं करते। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, तो इसका एक डेफिनेट शेप है, इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है। ठीक है, ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा टेम्परेचर और जब तक हम इसमें फोर्स ना अप्लाई करें, है ना। आप कहोगे शेप तो चेंज कर देगा, तोड़ देंगे तो शेप चेंज हो जाएगी। तो कैसे चेंज हो रही है? फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है ना। तो बिना फोर्स अप्लाई करे ये अपना शेप चेंज नहीं करता। डेफिनेट वॉल्यूम एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, तो डेफिनेट टेम्परेचर पर इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये डिफ्यूज नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो बहुत स्लो रेट से। तो आप जानते हैं ये बिल्कुल भी डिफ्यूज नहीं करेगा। अगला है, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से एक शेप इन्होंने होल्ड किया हुआ है। दूसरा, सॉलिड की जो डेंसिटी है वो हायर होती है, ज्यादा होती है लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में। ठीक है, चल नेक्स्ट, डेंसिटी यानी कि घनत्व। नेक्स्ट बात की हमने लिक्विड की। अब लिक्विड की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये जिस कंटेनर में डाला जाता है उसका ही शेप ले लेता है। जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग कंटेनर्स में डाला है लिक्विड को, और लिक्विड हमने 1 लीटर पानी को अलग अलग कंटेनर में डाला है, तो उसका शेप अलग अलग हो गया है। तो लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इनका डेफिनेट शेप नहीं होता। ठीक है, जब हम ये जो सॉलिड लिक्विड्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की।
तो ये हीप नहीं करते, यानी कि एक जगह में इकट्ठा नहीं होते। जबकि जो सॉलिड होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है हीप करने की, वो फ्लो नहीं करते। हीप करना, फ्लो करने का मतलब है जैसे कि आप मान लो आपके पास एक ट्रक भर के सीमेंट है, ठीक है। उस सीमेंट को जब आप एक जगह पर डालोगे, तो जब आप एक जगह पर डालोगे तो वो इकट्ठा होता जाएगा, ढेर बनाता जाएगा ना, ढेर को हीप कहते हैं, ठीक है। तो ढेर बनाता जाएगा। जबकि अगर आपके पास एक ट्रक भर के पानी हो, उस पानी को आप एक जगह पर डालो तो क्या वो ढेर बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करेगा? बहेगा वहां से, है ना, आगे की तरफ, जहां भी उसको बहने के लिए मिलेगा उधर की तरफ वो बहेगा। यही है मतलब कि टेंड टू फॉलो, यानी कि उनकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? फ्लो, सॉरी, टेंड टू फ्लो। उनकी टेंडेंसी क्या होती है? लिक्विड्स की फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। जबकि सॉलिड क्या करते हैं? हीप बनाते हैं। जबकि गैसेस की बात करेंगे तो उनकी टेंडेंसी भी फ्लो करने की होती है। लिक्विड्स लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि संपीड़ित नहीं किया जा सकता। तो बाकी कुछ और ये प्रॉपर्टीज हैं जो हम देख चुके हैं। फिर हमने बात की गैसेस स्टेट की। गैसेस स्टेट कंप्रेसिबल होती है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है। यहाँ पर एक डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब ये भी क्या करते हैं? इनकी टेंडेंसी भी लिक्विड की तरह है फ्लो करने की। ये भी क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। ये भी हीप नहीं बनाते, यानी कि एक ढेर नहीं लगाते, ठीक है। अब इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। अब बहुत ज्यादा स्पेस होने की वजह से ही ये कंप्रेसिबल भी होते हैं। बहुत ज्यादा स्पेस है, इसी वजह से इनको कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो बाकी प्रॉपर्टीज सेम हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो आप देख लेना। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हम सॉल्व कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो, तो एक बार आप देखो यहाँ पर। अब एक दो क्वेश्चन और बचते हैं, तो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था वो ये वाला है। अब चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर? मैटर की रिजिड फॉर्म का नाम क्या है? सॉलिड। और फ्लूइड फॉर्म क्या है? फ्लूइड यानी कि जो बह जाती है, वो है लिक्विड और गैस। क्लियर? सही आंसर है, ठीक है। अगला, आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विच वन हैज? अच्छा, हमें बताना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किसके पास होता है मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कि किसके जो पार्टिकल हैं वो मैक्सिमम मूवमेंट करते हैं। देखो, अब जिसके पार्टिकल ज्यादा दूर होंगे उसके पार्टिकल ज्यादा मूवमेंट करेंगे, और जिसके पार्टिकल बहुत ज्यादा पास होंगे इस तरीके से, वो तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। और जिसके पार्टिकल थोड़ा बहुत नजदीक होंगे वो भी हल्का फुल्का मूवमेंट कर लेंगे। लेकिन मैक्सिमम, यानी कि सबसे ज्यादा मूवमेंट किसके पार्टिकल्स करेंगे? गैस के पार्टिकल्स। क्योंकि देखो, इनके बीच में स्पेस भी तो बहुत ज्यादा है। जब स्पेस ही नहीं होगा तो मूवमेंट कैसे करोगे? मान लो आप एक रूम में हो जो इतना सा है, एकदम उतना जितने आप हो, ठीक है, आपके बराबर, तो क्या आप इस रूम में मूवमेंट कर पाओगे कुछ भी? ठीक है। और एक दूसरा रूम है, मान लो एक रूम है इतना बड़ा और एक रूम है इतना सा, ठीक है, ये दो रूम है। इस रूम में क्या आप मूवमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। और इस रूम में मूवमेंट कर पाओगे? हाँ बिल्कुल, आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से वहां आ सकते हो, जंप कर सकते हो, आप नीचे बैठ सकते हो, आप सब कुछ यहाँ पर मूवमेंट कर सकते हो। क्या यहाँ पर आप इतना मूवमेंट कर सकते हो? नहीं, आप इतना मूवमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनके बीच में स्पेस ज्यादा है तो ये ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, आप समझ सकते हो इस तरीके से भी इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, यानी कि पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है? अगर हम गैसेस की बात करें तो सबसे कम अट्रैक्शन तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में होता है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने दूर है, अट्रैक्शन कैसे होगा, है ना। अट्रैक्शन कैसे होगा? जैसे हम बात करें कि ये हमारे पास है मैग्नेट, यहाँ पर रखी है आयरन फिलिंग्स, तो इतने दूर से ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा। वहीं यहाँ पर तो आयरन फिलिंग्स है और मैग्नेट हमने इतने पास में रख लिया है, तो अब तो ये आयरन फिलिंग्स को आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा अपनी तरफ, है ना, फिर चिपक जाएगा इससे। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन किसके बीच में, तो गैसेस के बीच में तो सबसे कम है, फिर लिक्विड के बीच में सबसे ज्यादा है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सॉलिड्स के बीच में। तो जो भी हमारे ठोस होते हैं उनके पार्टिकल के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है, जैसे ये भी एक सॉलिड है, इनके पार्टिकल्स के बीच में इतना अट्रैक्शन होता है कि ये अपना जो शेप है वो होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और जो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। चलो, मिनिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, और किसके पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम स्पेस होता है?
ठीक है। सबसे कम स्पेस किसके पार्टिकल्स के बीच में होगा? जिसके पार्टिकल्स में मूवमेंट कम होगी। दूसरी चीज, जिसके पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होगा। सबसे कम होगा सॉलिड के ही पार्टिकल के बीच में स्पेस। अगर हम स्पेस की बात करें या अट्रैक्शन की बात करें, दोनों में सॉलिड के पार्टिकल जो है सबसे ज्यादा होगा। दोनों ही सॉलिड के पार्टिकल में सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? चलो, तो ये 2 क्वेश्चन है, इनको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। तो अभी जैसे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज को रिवाइज भी कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी फिजिकल स्टेट है जिसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम कंप्रेस करने के बात करें कि कंप्रेस कौन से पार्टिकल्स को या कौन से मैटर को आसानी से किया जा सकता है, तो वो होते हैं बच्चों गैस के पार्टिकल्स। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जिस वजह से हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा कम नहीं होता है ना, बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए ये भी लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन हल्का सा इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। वहीं अगर हम सॉलिड की बात करें तो इनके पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से सॉलिड्स को हम बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते। ये एक सॉलिड है तो इसे बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। वहीं लिक्विड में अगर हम पानी की बात करते हैं तो उसे भी कंप्रेस करना लगभग नामुमकिन ही है, लेकिन गैसेस हैं उनको कंप्रेस किया जा सकता है। तो एक गैस का नाम आपने सुना होगा, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है जिसे संपीड़ित करके भंडारित किया जाता है। तो CNG को कई जगहों पर यूज किया जाता है। इसको एक फ्यूल हम कहते हैं, ये एक प्रकार का फ्यूल है यानी कि ईंधन है। इसको हम क्लीन फ्यूल भी कहते हैं क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। चलो, तो समझ में आया कि जो गैसेस हैं उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगला है, अ सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। एक ऐसा पदार्थ है जिसके पास डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है। विच फिजिकल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेटमेंट। तो कौन सी फिजिकल स्टेट ये जो स्टेटमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर हम गैसेस की बात करें तो इनका तो ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड की बात करें, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है ना, तो दोनों में स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। अब बचा हमारे पास सॉलिड। तो सॉलिड का डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट स्ट्रक्चर भी होता है ना, डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए है? सॉलिड के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। एक सब्सटेंस के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो है बट नो डेफिनेट शेप, यानी कि शेप नहीं है। मान लो कोई सब्सटेंस 1 लीटर है तो उसे इसमें डालो तो इसका शेप ले लेगा, इसे इसमें डालो तो इसका शेप ले लेगा, उसे इसमें डालो तो इसका शेप ले लेगा, ठीक है। वेदर दिस सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। बताना है कि ये सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो सिंपल हमें पता है कि 1 लीटर अगर कोई वो सब्सटेंस है तो उन्हें जिस कंटेनर में डालो उसका ही वो शेप ले लेगा, तो इसका मतलब वो है लिक्विड। देखो सॉलिड का तो फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो सॉलिड तो ये है नहीं। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का डेफिनेट शेप तो नहीं होता लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, तो इसका सही जो करेक्ट आंसर है वो है लिक्विड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस हैज नीदर अ फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, स्टेट वेदर सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो सब्सटेंस का ना तो एक फिक्स शेप है ना ही फिक्स वॉल्यूम है, तो ये क्या होगा? गैसेस सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, स्टेट से पूछा गया है, स्टेट यानी कि मैटर की स्टेट से पूछे गए हैं तीनों क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस, ये सेम क्वेश्चंस है जो हमने अभी किए, ठीक है। चलो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, या हमें चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की स्टेट में चेंज करना।
अब आप कहोगे मैटर के स्टेट में चेंज करना ये कैसे पॉसिबल है? तो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और गैसियस स्टेट है। तो आप आइस क्यूब को मान लो, एक है ना, आइस क्यूब को मान लो सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट बन सकती है? हाँ बिल्कुल बन सकती है ना। आइस से वाटर बन सकता है, ठीक है। आइस लिख देते हैं यहाँ पे, आइस, ठीक है। आइस से क्या बन सकता है? लिक्विड यानी कि वाटर। अब वाटर से क्या गैसियस स्टेट में चेंज हो सकता है? हाँ बिल्कुल। वाटर किस में चेंज हो सकता है? वाटर वेपर में, ठीक है। ऐसे तो हो सकता है। अब क्या गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है ना, बिल्कुल चेंज हो सकता है ना। कैसे हो सकता है? ये हो सकता है बाय द प्रोसेस कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया से। तो संघनन की प्रक्रिया से गैस लिक्विड में चेंज हो सकती है, ठीक है। और लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो सकता है फ्रीजिंग से, है ना। पानी को जमा करके बर्फ बना सकते हैं। तो पानी तो लिक्विड स्टेट है और उसको जमा रहे हैं, यानी उसको सॉलिड में चेंज कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आया, ठीक है। अब क्या सॉलिड से डायरेक्टली हम गैस में चेंज कर सकते हैं? कोई सॉलिड चीज है और उससे सीधा हम गैसेस में चेंज कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने कपूर देखा होगा घर में, है ना। तो कपूर रहता है, हम कपड़ों के अंदर रखते हैं ताकि उससे जो इंसेक्ट्स हैं, जो मौत है, कीड़े हैं जो कपड़ों पे लगते हैं, वो भाग जाते हैं उससे, ठीक है। कपड़ों के साथ हम डालते हैं उसे। तो ये जो कपूर होता है, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है ना। गोल देखा होगा आपने, व्हाइट कलर की बॉल। अब कलरफुल बॉल्स भी आती हैं, ठीक है। व्हाइट कलर क्या है, कलरफुल भी आती हैं, ठीक है। तो ये जो बॉल होती है, नैप्थलीन बॉल जो है, ठीक है, जब आप इसे कपड़ों में रखते हो तो धीरे धीरे आपने देखा होगा छोटी होती जाती है और गायब भी हो जाती है। तो गायब कैसे होती है? ये सीधा सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज होती है। हालांकि धीरे धीरे ये बहुत टाइम लेता है ये प्रोसेस, लेकिन ये सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई ये लिक्विड में चेंज नहीं होता, सीधा गैसेस में चेंज होता है, ठीक। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और क्या गैसेस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो सकता है? हाँ बिल्कुल, गैस से सॉलिड में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। चलो अब इन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं? अब गैस से वापस सॉलिड में चेंज होना, ये भी क्या है, हमारी एक प्रोसेस है। चलो तो इन प्रोसेस को ही हमें आगे देखना है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड से गैस में चेंज करना, फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से सीधा गैस और गैस से सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेट है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड से गैस में चेंज करना, गैस से लिक्विड में चेंज करना और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना, सॉलिड से गैसेस में चेंज करना और गैसेस से सॉलिड में चेंज करना, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस लगा लो, कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रोसेस हमें ये पढ़नी है, ठीक है। चलो तो यही 6 प्रोसेस हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलो, तो सबसे पहले चेंज इन स्टेट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। व्हेन सॉलिड इज हीटेड इट चेंज इनटू लिक्विड। जब सॉलिड को हीट किया जाएगा तो ये लिक्विड में चेंज होगा, करेक्ट है। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंज इनटू गैस। और जब लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में चेंज होगा, सिंपल है, जैसे होता है अभी तक। व्हेन अ गैस इज कूल, और गैस को जब कूल किया जाएगा तो ये लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड इज कूल्ड इज चेंज इनटू सॉलिड, ठीक है। तो सेम वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं और हीट करते हैं, तो ये लिक्विड में चेंज कर होता है। और लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं, जैसे आइस क्यूब है, आइस क्यूब को हमने हीट करा तो वो पानी में चेंज हो गया, पानी को हमने अगेन हीट किया तो वो गैस में यानी कि जलवाष्प में चेंज हो गया। अब जलवाष्प को हमने ठंडा किया यानी कि कूल किया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड को अगेन हमने कूल किया यानी कि ठंडा किया तो वो अगेन किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया, ठीक है। चलो क्लियर है इतना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट।
इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहेंगे। तो पार्टिकल मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट, यहाँ पर हो रही है बॉइलिंग प्रोसेस, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इकट्ठा हो जा रहे हैं, है ना। और बॉइलिंग में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं और स्टीम की फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं। क्लियर है इतना? चलो, तो ऐसे जो है स्टेट का चेंजेस होता है मैटर में, इतना आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जानते हैं, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, फिर आगे अच्छे से हम पढ़ना ही है टॉपिक को सारे। चलो, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक टू द ओरिजिनल स्टेट बाय ऑल्टरिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो क्या हो रहा है, देखो, चेंज हो रहा है मैटर की जो फॉर्म है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना, फिर दूसरे स्टेट से वापस उसको ओरिजिनल में चेंज कर देना। कैसे? जो कंडीशंस है जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि तापमान और दबाव, इनमें चेंज करके, इसी को ही इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। इसके लिए दो फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बताए जा रहे हैं। पहला है टेम्परेचर, उसमें चेंज करना, और दूसरा है प्रेशर, यानी कि दाब, दोनों में चेंज करना। टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, जो मैटर की स्टेट है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैटर की स्टेट को चेंज करना और वापस चेंज की हुई स्टेट को वापस ओरिजिनल स्टेट में बनाना, यही क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। क्लियर है इतना? चलो नोट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व है यहाँ पर उनको देखते हैं। तो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट इन्वॉल्व है, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट इन्वॉल्व होगा। तो इनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, हमारे काम आएगी आगे जब हम इंटर कन्वर्जन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट at specific conditions of temperature and pressure is called melting। तो melting वो process है जहां पर matter को solid state से हम liquid state में change कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग, यानी कि पिघलना। ठीक है, द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। यानी कि वो पॉइंट, वो डेफिनेट टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जो है, कोई भी पदार्थ यानी कि कोई भी सॉलिड पदार्थ जो है वो गलना शुरू हो जाता है, उसी पॉइंट को उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, पिघलना शुरू हो जाता है तो उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो मेल्टिंग पॉइंट एक तरह से क्या है, एक प्रकार का इंडिकेशन है। ठीक है, सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके स्ट्रेंथ का। ठीक है, चलो, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि सब्सटेंस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो। हमने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जैसे हमारे पास दो दोस्त हैं, ठीक है, अब ये दोनों जो है वो अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों भी दोस्त हैं लेकिन उतने अच्छे दोस्त नहीं हैं। यानी कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ज्यादा है, जबकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना ज्यादा नहीं है। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इनके बीच का है थोड़ा बहुत लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम मेल्ट करते हैं, ठीक है, जब हम इनकी दोस्ती तोड़ाना चाहेंगे तो इनकी दोस्ती पहले टूटेगी या इनकी दोस्ती? देखो, इनकी दोस्ती ज्यादा आसानी से टूट जाएगी क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है।
इनकी दोस्ती तोड़ना चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे ही हमारे सब्सटेंसेस का भी होता है। तो जिन सब्सटेंसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इतना ज्यादा नहीं है, उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं होता, और जिन सब्सटेंसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है, या हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, ठीक है। चलो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम, क्लियर है। चलो, तो यही लिखा गया, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस ग्रेटर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा, क्लियर है इतना। चलो, ये समझ में आया, मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आई, है ना। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ये भी समझ में आया होगा, क्लियर है। चलो, नोट करो बच्चों इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो बाकी के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।